गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th बायोलॉजी। लिविंग वर्ल्ड के बारे में अपन पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाहेंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, लिविंग वर्ल्ड क्या है? इसका आंसर सिंपल आपको ये मिलता है, जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है उसके जस्ट अपोजिट जो होगा वो लिविंग वर्ल्ड होगा, जो रिप्रोडक्शन करेगा, जो ग्रोथ करेगा, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होगा। ये सिंपल प्रोसेस जो होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो नहीं होंगे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। लेकिन थोड़ा सा अपन जब डीपर सेक्शन के अंदर अपन स्टडी करते हैं तो अपन कुछ अलग देखने को मिलता है। क्या मिलता है? वो सारी चीज अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सिंपली अपन बात करते हैं, व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज लिविंग ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट दैट शोज द ग्रोथ, जिसके अंदर ग्रोथ होती है। आप जब पैदा हुए थे उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन आज आपकी साइज है, आपकी शेप है, वो चेंज हो गई है, टोटली चेंज हो गई है। जब ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। द सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। और फर्दर क्या होता है, उसमें सेल डिविजन्स होते रहते हैं, है ना, ग्रोथ होती रहती है, और फिर इन्फेंट बनता है, फिर चाइल्ड है, चाइल्ड के बाद में एडल्ट्स आते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती रहती है। तो अपन ग्रोथ के बेस पे कह सकते हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट है। डेवलपमेंट, ग्रोथ के साइनोनिम्स ही है। डेवलपमेंट, जो भी सेल्स होती है वो डिफरेंशिएट होती है और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर डेवलप होती है। रेस्पॉन्सिवनेस, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे, मैंने आपको पंच किया, आपने अपना जो हेड था वो हाथ से हटा लिया, ये क्या है? रेस्पॉन्सिवनेस। यानी दो वर्ड यहां पे अपन यूटिलाइज करेंगे, वन इज स्टिमुलाई, अनदर वन इज रेस्पॉन्स। यानी नियर बाई सराउंडिंग एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। और उस स्टिमुलाई के, उस चेंजेस के अगेंस्ट में जो भी एक्टिविटी अपन कर रहे हैं, जो एक्शंस अपन शो कर रहे हैं, दैट इज अवर कॉल्ड रेस्पॉन्स। सो स्टिमुलाई दैट इज चेंजेस इन अवर सराउंडिंग्स, एंड द रेस्पॉन्स दैट इज एक्टिविटी शोन बाय अस अगेंस्ट द स्टिमुलाई। क्लियर? रिप्रोडक्शन करेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, वो लिविंग बीइंग होंगे, जो नहीं बनाएंगे वो नॉन लिविंग बीइंग्स होंगे। राइट? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑलरेडी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारे बेसिक फीचर्स अपने दिमाग में आते हैं कि लिविंग बीइंग वो होंगे जिसके अंदर ये फीचर्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब अपन डीपर सेक्शन के अंदर स्टडी करेंगे तो कुछ और देखने को मिलेगा। वी कैन नॉट से दैट आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें कुछ एक्सेप्शंस अपन को देखने को मिलते हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या है, वन बाय वन अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी स्लाइड्स, एक शॉर्ट नोट्स के अंदर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इसको आप ढंग से सुनिएगा, समझिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है कि आपकी जो सेल्स है वो डिवाइड हो, उसका नंबर बढ़े और सेम टाइम उसका मास बढ़े। यानी ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। यानी सेल के नंबर भी बढ़े साथ साथ में और मास भी बढ़े, वो आपकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। एंड दैट योर ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस का मीनिंग सिंपल सा ये है कि जब आप छोटे थे, अभी आप क्या हो गए? बड़े हो गए ना, आप 11th क्लास में आ गए, लेकिन क्या आप वापस छोटे बन सकते हैं? क्या नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ हुई है ना, दैट ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंजेस। वो इरिवर्सिबल चेंजेस है, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती। सबका मन यही करता है कि मैं भी अभी बच्चा बन जाऊं, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस मास बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो मास जो बढ़ता है, इंक्रीज जो मास होता है, वो किसके थ्रू होता है जी? सेल डिवीजन्स के थ्रू होता है। राइट? बिल्कुल आपको पता है, सेल डिवाइड करेगी और उसके नंबर्स ऑफ जो सेल्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। इन प्लांट्स के लिए अपन बात करें, ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी लाइफ के अंदर ग्रोथ कंटिन्यूसली क्या होती है? चलती रहती है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े होंगे, इसके अंदर भी आप पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है ना, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन एनिमल के केस में ऐसा नहीं है। एक सर्टेन एज होती है, उसके अंदर तक, यानी प्यूबर्टी जो स्टेज होती है, वहां तक आपकी जो ग्रोथ है वो चलती रहती है, उसके बाद आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। राइट? However, cell division occur to replace the lost cells. लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर जो एनिमल्स के लिए अपन बात करें तो जो कोई टिश्यू या जो सेल्स डेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए वहां पे सेल डिवीजन होता है।
थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है, लेकिन उस डेड सेल को, उस डेड पार्ट को रिप्लेस करने के लिए वहां पे सेल डिविजन्स होता रहता है, राइट। ये सारी चीजें अपनी पढ़ी है कि इस बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी वो अपन स्लाइड के अंदर देख चुके, लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शंस अपन को देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शंस क्या है, नॉन लिविंग आर्टिकल्स कैन इंक्रीज इन द साइज ऑल्सो। नॉन लिविंग जो आर्टिकल्स हैं उसकी साइज में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कैसे, आपने देखा माउंट एवरेस्ट की पीक आपने देखी, ठीक है। अब वो जो पीक है, मान लीजिए वो आपकी यहां पे ये पीक है, ठीक है। अब फर्दर इसके ऊपर क्या होगा, कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आइस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो साइज है ना, इसकी जो अपन ये कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ हो गई, यानी एक्चुअल में इसकी पीक यहां पे थी, लेकिन अब क्या होगी, इसकी ये बढ़ गई। तो क्या ये भी ग्रोथ है? इसके अंदर भी चेंज हुआ है, तो ये भी ग्रोथ है क्या? अपन कह रहे हैं कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। ये माउंटेन तो आपका क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। रॉक के ऊपर फर्दर मिनरल्स का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी शेप बढ़ जाती है, उसकी साइज बढ़ जाती है। क्या यह भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यदि आपको डिफाइन करना है तो आप ग्रोथ के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट इज द एक्सेप्शन। ये इसमें एक्सेप्शंस आते हैं, जबकि ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हाँ, इसको अपन क्लैरिफाई करने के लिए ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डिपोजिशन जो हो रहा है ना, वो कहां से हो रहा है जी? आउटसाइड डिपोजिशन से। बाहर से कुछ मटेरियल्स आते हैं और वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अपनी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो बाहर से नहीं होती है, वो अंदर होती है। सेल डिविजन्स होते हैं तब होती है। बात समझ में आ गई? तो यहां से कंक्लूजन निकल के ये आता है, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, राइट। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट अपना देखिए, सेकंड पॉइंट अपना आता है रिप्रोडक्शन। देखिए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओवन काइंड। यानी अपने ही जैसे प्रोजेनी को वो डेवलप करता है, बर्थ करता है, उसको अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में भी टू टाइप्स, asexual reproduction and sexual reproduction, right? asexual reproduction जो होते हैं स्पेशली बर्डिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड से रिप्रोडक्शंस होते हैं। asexual reproduction होते हैं, इट मींस ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो मेल नो फीमेल, नो मम्मी नो पापा, ओनली पेरेंट्स, ओनली पेरेंट इज देयर। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड asexual reproduction. Sexual reproduction, two parents, one is mother, another one is father, one is male, another one is female, are involved and fertilizations will take place, so it is called sexual reproduction, right? So reproduction, asexual और sexual जो reproductions होते हैं, both are completed by living organism। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर sexual reproduction या asexual reproduction होता है वो आपके क्या होते हैं? living organisms होते हैं। लेकिन देखते हैं, in unicellular organism reproduction and growth we are not able to differentiate it। अपन उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। कैसे? अपन ने ये देखा कि मान लीजिए ये कोई अमीबा सेल है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस इट हैज ओनली सिंगल सेल इन देयर बॉडी। इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। इट मींस ये भी अपने आप में एक सेल भी है और ये अपने आप में एक ऑर्गेनिजम्स भी है। जब इसके अंदर डिवीजन्स होगा और दो अमीबा अपने सामने आएंगे, अपन क्या कहेंगे? सेल डिवाइड होगी। यानी अपन ये कह दिया कि ये क्या हुआ? सेल डिवीजन है। लेकिन सेल डिवीजन अपने आप में क्या है? रिप्रोडक्शन भी तो है। दो अमीबा भी तो बने हैं अपने सामने, दो प्रोजेनी भी तो बनी है, तो ये भी क्या हो गई? प्रोजेनी बन गई। यानी क्या हो गया? यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया। यानी सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन बोथ आर साइनोनिम्स टर्म्स। वी आर नॉट एबल टू क्लियर डिफरेंशिएट, इजीली अपन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बात नंबर 1। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं कि कुछ और एक्सेप्शंस हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यदि अपन देखें तो क्या एक्सेप्शंस है? आपने म्यूल सुना होगा, म्यूल, इसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं। म्यूल क्या है? म्यूल इज ए कॉम्बिनेशन और द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ किस किस का है? मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स। यानी इसमें मेल डंकी होता है
जो डंकी है वो मेल होता है और जो हॉर्स है वो आपका क्या होता है, फीमेल होता है। और दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है और जो प्रोजेनी जो सामने आती है वो आपका क्या है, म्यूल होता है। यदि अपन स्पीसीज की बात करें तो डंकी की स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। आपका जो हॉर्स है उसकी स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। यानी दोनों की अलग अलग स्पीसीज है, दोनों की अलग अलग स्पीसीज है। दैट्स व्हाई इट्स टाइप इज कॉल्ड इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी दो स्पीसीज के बीच में। इंटर का मीनिंग होता है दो के बीच में, जैसे अपन दो नेशन की बात करते हैं इंटरनेशनल, दो स्टेट की बात करते हैं इंटर स्टेट, तो कॉलेज की बात करते हैं इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, स्कूल की बात करते हैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, दो स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो यहां पे मेल डंकी होता है, फीमेल हॉर्स होता है। अब दो यहां पे क्या है, अलग अलग स्पीसीज की हाइब्रिडाइजेशन से जो म्यूल बनता है वो होता क्या एक्चुअल में, वो स्ट्राइल होता है। वो क्या होता है, स्ट्राइल होता है। स्ट्राइल और फर्टाइल दो यहां पे टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्राइल, अनदर वन इज फर्टाइल। स्ट्राइल मींस दैट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइल, एंड दैट इज एबल टू रिप्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड फर्टाइल। तो आपका जो म्यूल है वो क्या है, स्ट्राइल है, यानी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। और अपन पहले क्या करें कि जो रिप्रोडक्शन करेगा वो क्या होगा, लिविंग बीइंग होगा। तो आपका जो म्यूल इसके हिसाब से क्या होगा, नॉन लिविंग बीइंग। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, समझ में आएगी बात। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं, तो ये सब था म्यूल्स के बारे में। एक एक्सेप्शन अपन को मिला रिप्रोडक्शन के अंदर। सेकंड एक्सेप्शन की अपन बात करते हैं। सेकंड एक्सेप्शन अपना है वर्कर बी। देखिए आपने हनी बी जो उसका जो बिहाइव है उसके अंदर देखा होगा, उसके अंदर अलग अलग मेंबर्स होते हैं। एक आपका ड्रोन होता है, एक आपकी क्वीन होती है और एक आपके वर्कर बी होते हैं। वर्कर भी एक्चुअल में फीमेल ही होते हैं, एक्चुअल में फीमेल ही होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये राइट नहीं है इसके पास, रिप्रोडक्शन के लिए एबल ही नहीं होते। वो आपकी जो क्वीन है वो फीमेल है और रिप्रोडक्शन करती है और एग को ले करती है, और एग की जो देखभाल करने का काम जो है, केयर टेकर जो है, वो कौन है, वर्कर भी है। नाम से पता चलता है कि ऐसी भी जो वर्क करेगी, सिर्फ काम करेगी। ये तो रानी है, रानी काम थोड़ी करेगी। रानी क्या करेगी, सिर्फ रिप्रोडक्शन करेगी, और जो एग को ले करेगी बाकी काम इसका है। ठीक। ड्रोन क्या है, ड्रोन आपके मेल होते हैं। क्या होते हैं, मेल होते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या ये कोई फीमेल क्वीन कैसे बनती है, कोई फीमेल जो है वो क्वीन कब बनती है, जब एग है उसकी जब हैचिंग हो रही होती है तो उसको रॉयल जेली एक फूड होता है, रॉयल जेली, रॉयल जेली नाम से फूड आता है, वो उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। अब रॉयल जेली क्या है, एक न्यूट्रिटिव फूड है, हाईली न्यूट्रिटेड फूड होता है, जिसकी वजह से वो फीमेल क्वीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो रिप्रोडक्शन करने में एबल होती है, बाकी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो अपने देखा कि वर्कर भी जो है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। अपने क्या कहा, वो क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन ये भी लिविंग बीइंग है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इनफर्टाइल कपल, नंबर ऑफ कपल्स आर देयर। बहुत सारे ऐसे कपल्स आपको इंडिया में, अब्रॉड में देखने को मिल जाएंगे। दे आर इनफर्टाइल, वो इनफर्टाइल है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, आइदर मेल और द फीमेल। उनमें मेल भी हो सकता है, उनमें फीमेल भी हो सकता है। तो क्या वो लिविंग बीइंग्स नहीं है, बिल्कुल लिविंग बीइंग्स है। तो रिप्रोडक्शन के बेस पे भी अपन को क्या मिला कि रिप्रोडक्शन इज अगेन नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग की नहीं है। तो फिर है क्या, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, मेटाबॉलिज्म। थर्ड पॉइंट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, यू नो आवर ह्यूमन बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. Number of biomolecules are continuously breaking down into smaller molecules, and same time smaller molecules combine together and make a big and large molecules. यानी कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो ये जो टोटल जो कंबाइंड जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसी को अपन मेटाबॉलिज्म के नाम से जान रहे हैं।
जितनी भी बॉडी के अंदर लिविंग सिस्टम में जो रिएक्शंस हो रही है ना, उसको सम ऑफ, उसका जो सम है ना, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड इज टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म. सिंपल सा डिफरेंस समझने की कोशिश करना. Anabolism is synthesizing or we can say building up reaction. Catabolism breaking down reaction. इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन होता रहता है, टूटता रहता है. केटा मीन्स कट, सिंपल याद करने के लिए है. केटा मीन्स कट, कट मीन्स ब्रेकडाउन. इसमें ब्रेकडाउन होगा, जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, बिल्डिंग ऑफ रिएक्शंस होती है. इसको अपन सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. आपका ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और ये सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर यदि डिवाइड हो जाता है तो क्या हुआ, इसके अंदर एक लार्ज मॉलिक्यूल टूटा है ना, ब्रेकडाउन हुआ है, तो किस टाइप की रिएक्शन होगी जी, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होगी, राइट. सेम टाइम इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शंस की यदि मैं बात करूं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के एक लार्ज बिग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कौन सी रिएक्शन होगी, एनाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिक रिएक्शंस होगी, ठीक है. अब एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती है. इसको एक दूसरे एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं. आई थिंक आपका बेस्ट एग्जांपल होगा ये. आपके पास 2000 रुपीज का नोट है, कितने का, 2000 रुपीज का. वो आपने कैसे किया, आपने कभी मम्मी से लिया, कभी चाची से लिया, कभी नानी जी से लिया, कभी मामी जी से लिया, 10 20 50 ऐसे इकट्ठा करते करते आपने 2000 का नोट बना लिया. आपने, आपके पास 2000 का नोट बन गया है. बना कैसे है, छोटे छोटे नोट है ना, 20 50 100 200, राइट. सो आपका इस टाइप की जो रिएक्शन हुई ना, वो कौन सी हुई, एनाबॉलिज्म. कुछ ना कुछ बना है अपने पास, एनाबॉलिज्म हुआ. और मान लीजिए आज आप घर पे अकेले हैं, कोई भी नहीं है, न्यूज़पेपर वाला पैसे लेने के लिए आता है, आपके पास घर पे पैसे नहीं, आपके पास ओनली वो 2000 का नोट है. आप क्या करेंगे, उसमें से नहीं देना चाहेंगे, लेकिन वो बोलेगा न्यूज़पेपर के पैसे मैं लेके जाऊंगा. आप कहाँ से देंगे, आप अपना 2000 का नोट उसको पकड़ाएंगे. वो उसमें से 150 रुपीज 140 रुपीज अपना काट लेगा, बाकी रुपए आपको वापस देगा. क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका. आपको बहुत दुख होगा. किस टाइप की रिएक्शन होगी जी, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होगी, कैटाबॉलिज्म्स होगी. बात समझ में आ गई. अब बायोलॉजी के रेफरेंस में अपन बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं एनाबॉलिज्म का. एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है अपना फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, यू नो व्हाट हैपन इन द फोटोसिंथेसिस, CO2 plus H2O that will form C6H12O6 plus O2. यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, दैट आर द सिंपलर मॉलिक्यूल्स and it will form a large complex molecules that is glucose C6H12O6. Can you tell me which type of reactions is that? Large molecules बन रहा है, building up reaction, and building up reaction is called anabolic reaction or anabolism. Just opposite catabolic reaction और catabolism, it is your respiration. ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन होगी. Just C6H12O6 plus O2 डिवाइडेड कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2. यानी आपका फूड जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होगा. ये आपका लार्ज मॉलिक्यूल्स है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दैट इट इज कैटाबोलिज्म और कैटाबोलिक रिएक्शंस. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट की अपने बात की. अब अपन थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं. ये जो एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिसको अपन सम टोटल ऑफ अपन मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर होती है. अपन क्या करें, ये लिविंग बीइंग के अंदर कंप्लीट होती है, लेकिन इसको अपन सेल फ्री सिस्टम के अंदर भी करवा सकते हैं. सेल फ्री सिस्टम का मीनिंग है इन विट्रो और इन द लेबोरेटरी. यानी आपकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसको सेल फ्री सिस्टम यानी सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आउटसाइड द बॉडी, लेबोरेटरी, इन द टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में अपन करवा सकते हैं. तो क्या इसका एक्सेप्शन हो गया? नहीं, आप रिएक्शन तो करवा सकते हैं, आप रिएक्शन तो करवा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन. इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बट इट इज नॉट एन ऑर्गेनिजम्स.
ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है, ये बाहर भी कंप्लीट हो रहा है, यानी सेल के बाहर कंप्लीट कर रहे हैं आप, टेस्ट ट्यूब के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिएक्शन बट इट इज नॉट एन ऑर्गेनिजम्स. ये ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकता, बात समझने की कोशिश करना. सो इसको जो एनाबोलिज्म, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हो सकती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है. सो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस अपन ने देखी वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. बाकी पीछे जो प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं उसमें कोई ना कुछ एक्सेप्शन था, मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. इसका सिंपल सा मीनिंग अपन ये कह सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच शो द मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज लिविंग बीइंग. नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर. फोर्थ पॉइंट, सेल्यूलर स्ट्रक्चर. Already we know, we are familiar that all living organisms are made up of cells. It means the organism that have the cell basic unit of life, that is called living organisms. It is also a defining property of the living organism. Next point, that is consciousness. Foremost important, consciousness. कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होता है? अवेयर टू नियर बाई एनवायरमेंट, अवेयर टू नियर बाई सराउंडिंग एनवायरमेंट. अपन अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट के अगेंस्ट में यदि अवेयर है ना, अपन को पता है, तब अपन क्या कर सकते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं, या फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो होगा वो आपका कैसा होगा, कॉन्शियस होगा. या अपन ये कह सकते हैं कि रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई होता है. अब यहां पे अपन वापस बात करते हैं उसकी, स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स. जो नियर बाई एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस जो आ रहा है वो आपका स्टिमुलस है, उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी ने जो भी एक्शन दिखाया है, जो भी रिएक्शन दिखाया है, उसको आप क्या करें, रेस्पॉन्स कर रहे हैं. सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करेगा स्टिमुलाई के अगेंस्ट में. कुछ भी उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होगी, जो एक्शंस होगा उसका वो रिएक्शन शो करेगा. बात समझ में आ गई. यदि अपन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस एनिमल्स होता है, सेल्फ कॉन्शियस एनिमल होता है. वो अपने लिए हमेशा अवेयर होता है. मैं अवेयर हूं, मुझे क्या करना है. आप अवेयर हैं, आपको क्या करना है, आपके एनवायरनमेंट में क्या चेंजेज हो रहे हैं. बाहर ठंड हो रही है, आप अंदर आ जाएंगे, गर्मी हो रही है, कूलर चलाएंगे. यू ऑल आर अवेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस. That's why we can also say that consciousness is also defining property of the living organism. Living organism की consciousness भी क्या है, defining property है. ये सब कुछ अपने देखा कि living organism क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. हाउ कुड यू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बाय व्हिच यू कैन इजीली सेपरेट और आइडेंटिफाई. अब अपन फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो किसकी वजह से होती है. देखिए, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है, उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे. मैंने यहां पे ये जो बनाया है ये एक टिश्यू है. क्या है जी, टिश्यू. इस टिश्यू के अंदर ये क्या है, सेल. ये सेल के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, और ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज किससे बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती है, या अपन कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की बनी होती है. ध्यान से समझना. द प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल दैट इज प्रेजेंट. टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें प्रेजेंट सेल की नहीं होती. बोले कैसे, हमने तो यही सुना कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स, और सेल्स जो होती है उसी की वजह से टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं. ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. कॉन्स्टिट्यूएंट सेल जब इंटरैक्ट करेगी एक दूसरे के साथ तब उस टिश्यू की प्रॉपर्टी बनेगी. इसी तरह सेम थिंग,
द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल इज नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज, सेलुलर ऑर्गेनेलीज की वजह से उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज। सेलुलर ऑर्गेनेलीज में जब इंटरेक्शन होता है तब प्रॉपर्टीज निकल करके सामने आती है, किसकी? सेल की। सेम थिंग, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलीज इज नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई इट मेक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेलीज। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि टिश्यू, टिश्यू से सेल, सेल से सेलुलर ऑर्गेनेली, सेलुलर ऑर्गेनेली से बायोमोलिक्यूल्स। नीचे से अपन बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स की इंटरेक्शन होता है तब सेलुलर ऑर्गेनेलीज की प्रॉपर्टीज के रूप में सामने आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी, क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर्टीज, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, सब कुछ। फिर सेलुलर ऑर्गेनेलीज की इंटरेक्शन होता है तब उस सेल की प्रॉपर्टी बनती है, और सेलुलर इंटरेक्शन होता है तब उस टिश्यू की प्रॉपर्टी बनती है, और टिश्यू के इंटरेक्शन से ऑर्गन की सारी चीज आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर पढ़ लिया होगा। आई थिंक ये जो टॉपिक था लिविंग वर्ल्ड के बारे में जो अपन बेसिक डिस्कशन करने वाले थे वो आपको क्लियर कट हो गया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।